सो हेलो हाय, वेलकम टू बेवजह। दिस इज द प्लेस जहाँ पर हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आमतौर पर बात नहीं होती है। कुछ दिन पहले हमने YouTube पर एक छोटा सा वीडियो किया था, किस तरीके से फैशिज्म जो है एज एन आइडियोलॉजी काम करता है और उसको सोसाइटी में पहचाना कैसे जाए। सो उस वीडियो में हमने मोस्टली रेफरेंस लिया था यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो का। और उसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे कि मेनली क्या प्रॉब्लम नहीं है और क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है और आइडियोलॉजी खुद में क्या है। पर आज का डिस्कशन मोस्टली होगा कि किस तरीके से जो मीडिया का रोल है वो फैशिज्म को रोकने में इस्तेमाल हो सकता है, या मीडिया कैसे काम कर सकता है इस आइडियोलॉजी को बढ़ने से रोकने के लिए। मुझे लगता है कि बेवजह की ज्यादातर ऑडियंस सर आपको पहचानती होगी, पर फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप देना चाहें अपना तो। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। और क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो मुझे भी उसमें काफ़ी दिलचस्पी थी। मैं पेशे से परिचय, मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव, पेशे से पत्रकार हूँ। फिलहाल नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले हिंदुस्तान दिल्ली, हिंदुस्तान लखनऊ, अमर उजाला में रह चुका हूँ। इसके अलावा फोटोग्राफी भी करता हूँ और कुछ कविताएं भी लिखता रहता हूँ, तो साहित्य में भी रुचि है। और इसके अलावा सोशल पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनको पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता और साहित्य और इवन फोटोग्राफी के लिए भी वो सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं। पहला तो अगर उस वीडियो में जो मुझे पॉइंट लग रहा है कि किस तरीके से ध्रुव ने लॉजिक के बारे में बात की है, जो फैशिज्म से लड़ने का उन्होंने तरीका बताया। सबसे पहले तो उन्होंने फैशिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हर जगह डिक्टेटर डिक्टेटर बोलते गए हैं। और तो लॉजिक का इस्तेमाल करे इंसान और इमोशनल ना हो, इससे वो फैशिज्म से लड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि लॉजिक लॉजिक खुद में ऐसी पावर रखता है जो ऐसी आइडियोलॉजी से लड़ने में हमारी हेल्प कर सकेगा? देखिए, पहले तो इस चीज में हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि डिक्टेटर और फासिज्म में अंतर है ना। सारा डिक्टेटर एक उसका बहुत छोटा सा सबसेट, या ये कह लीजिए कि उसको एग्जीक्यूट करने वाला एक मोहरा मात्र है, और फासिज्म एक बहुत बड़ी अवधारणा है। अब जहाँ तक जब हम सीधे इस पर आते हैं, क्योंकि डिक्टेटर या फासिज्म एक साथ मिक्स हो रहा था तो मैंने उसको पॉइंट आउट कर दिया। जहाँ तक लॉजिक की बात है कि लॉजिकल होना चाहिए, आजकल ये बहुत चल रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। और जैसे कि हमें अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके सही खबरें पता करनी चाहिए, हमें अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके सही फैसले लेने चाहिए। तो लॉजिक जो है एक किसी व्यक्ति का, जैसे मेरा लॉजिक मेरे वैल्यू सिस्टम पे निर्भर करता है। मेरा वैल्यू सिस्टम किस तरह का है? अगर मैं जंगल में रहता हूँ तो मेरा लॉजिक ये होगा कि खाने के लिए शिकार करो, अपने जिंदा रहने के लिए शिकार करो, जो तुम पर हमला करे उस पर तुम भी हमला करो, और तब तक हमला करो जब तक उसको मार ना दो। तो ये एक तरह से प्रतिहिंसा का लॉजिक है, जो कि प्रतिहिंसा को जस्टिफाई करता है। इसको अगर आज आप अपने समाज में इर्द गिर्द देखें तो गुजरात, गोधा और गुजरात इसका बहुत बड़ा उदाहरण, जो कि प्रतिहिंसा के लॉजिक को जस्टिफाई करता है। और इवन पिछले 7 सालों में जिस तरह का एक नैरेटिव चेंज हुआ है, जिसमें प्रश्न के जवाब में प्रश्न, जैसे जब हम ये कहते हैं कि गुजरात दंगों की बात करते हैं तो हमें हमेशा से इस ओर धकेला जाता है कि आप 84 के दंगों की बात क्यों नहीं करते हैं। तो ये भी प्रतिहिंसा का लॉजिक है कि क्या मतलब, हाँ, 84 के दंगों की अगर हम बात हैं तो क्या गुजरात के दंगों को जस्टिफाई करा जा सकता है, या गोरा के आधार पर गुजरात को जस्टिफाई करा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता है। ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति, जैसे अगर हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो कि बहुत ही लिबरल एटमॉस्फेयर रहता है, खुले विचारों वाला है, उसके इर्द गिर्द लोग उदारवादी हैं, तो उसका लॉजिक अलग होगा। गांधी, आपके ठीक पीछे गांधी की तस्वीर मुझे दिख रही है, और उससे गांधी याद आते हैं। गांधी वैसे भी याद आते हैं बिना तस्वीर लगे हुए भी। तो गांधी ने एक ये तर्क दिया था एक बार, उनका बहुत फेमस कोट है कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाला कर दो। ये लॉजिक गांधी का है। क्या ये लॉजिक है? सबसे बड़ी चीज क्या लॉजिक है? ये कतई लॉजिक नहीं है, ये मानवता है, ये ह्यूमैनिटी है।
ठीक है ना। ये उसके आगे इतने, किसी भी अमानवीय व्यक्ति के आगे मानवता की लाइन को इतना गाढ़ा करना है कि अमानवीयता की लाइन फीकी पड़ जाए या गायब हो जाए। लॉजिक से मानवता बहुत बड़ी। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सारा नैरेटिव, जो प्रतिहिंसा का नैरेटिव बुना जा रहा है, जिसकी मैंने जिक्र करा कि पिछले 7 सालों या उससे पहले भी, 7 सालों में थोड़ा ज्यादा विजिबल हुआ है, ऐसा नहीं, उससे पहले भी था। तो ये जो प्रतिहिंसा का जितना भी लॉजिक, जो प्रतिहिंसा का जितना भी तर्क गढ़ा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक आधार पर ही गढ़ा जा रहा है। और उस लॉजिक ने मानवता, ह्यूमैनिटेरियनिटी को पीछे ढकेल दिया। मेरा निजी तौर पे मानना है कि मानवता किसी भी लॉजिक से बड़ी चीज है। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी, एक बहुत छोटा सी घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मैं, मेरे ख्याल से 12वीं क्लास में था और घर के पीछे लॉन में बैठा हुआ था, और उधर सामने हिच लगी हुई थी जिसमें चिड़िया रहती थी, गौरैया रहती थी, और पीछे एक काइट, छत पे काइट, जो बाज का छोटा, बाज जैसा ही होता है, उसकी छोटी साइज में छोटा होता है, वो छत पर बैठा था और वहां से निशाना देखता था किस चिड़िया को वो पकड़ सकता है, और उसके बाद वो उस पर झपट्टा मारता और एक चिड़िया को मार के ले जाता था। मैं ये घटना, धूप, सर्दियों के दिन थे, मैं अपनी दादी के साथ, दादी मेरी अखबार पढ़ रही थी और मैं अपने कोर्स की कुछ किताब पढ़ रहा था, और मैंने देखा कि वो काइट ऊपर आ गया। तो मैंने धीरे से अपने पैर से चप्पल उतार दी, और जब जैसे ही उसने उस हेज में हमला किया चिड़िया के ऊपर, मैंने वो चप्पल अपनी काइट के ऊपर मारी तो वो गिर गया। इत्तेफाकन सही निशाने पे लगी और वो गिर गया, और क्या, मुंह से चिड़िया छूट, उसके पंजे से चिड़िया छूट गई। ये मेरा लॉजिक था कि मुझे कमजोर को बचाना है। लेकिन मेरी दादी ने अवधी भाषा में कहा, देखो ऐसा दोबारा ना कियो, ये प्रकृति का नियम है, वो अगर चिड़िया पे दया करी तो क्या खाई। तो ये दूसरा लॉजिक है। लॉजिक कैन वेरी, कहां पर किस सिचुएशन से आप लॉजिक दे रहे हैं। तो लेकिन इन सबसे ऊपर जो बड़ी चीज है वो हमारा मानवीय गुण और हमारी मानवता। तो जहां पर लॉजिक पिछड़ जाता है या कई बार लॉजिक आपको भटकाव के रास्ते पे ले जाता है, वहां हमें अपनी मानवता की बात सुननी चाहिए। तो इस बिंदु से कतई मैं सहमत नहीं हूं कि हमेशा ही लॉजिक लॉजिक के प्रति आस्थावादी या लॉजिक की पूजा नहीं करनी चाहिए। विवेक से लॉजिक का इस्तेमाल करिए, और जब लॉजिक से आपको सही जवाब ना मिले तो मानवता के पास है। मुझे गांधी का इनफैक्ट वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट याद आता है कि जब हिटलर को चैलेंज करने की बात आई थी तो गांधी कह रहे थे कि जर्मनी के सारे ज्यूज को जो है सुसाइड कर लेना चाहिए, मास सुसाइड कर लेना चाहिए, तब शायद दुनिया की पावर्स जो हैं वो उनको बचाने के लिए आगे आएंगी, वरना ऐसा तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट इलॉजिकल है, बट पॉलिटिकली इसका एक मोटिव है कि गांधी हिटलर को अपोज करने के लिए एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली आपको वो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। थैंक यू। मैं भाई इसी बात को वापस से लाना चाह रहा था, क्योंकि खासतौर पे वीडियो में ध्रुव ने कहीं भी इस बारे में तो बात की नहीं कि लॉजिक का मतलब क्या है, और साइंस या एल्बर्ट आइंस्टाइन को मेंशन करना तो बहुत ही बेतुका पॉइंट है। अब हम डायरेक्टली मीडिया पर आते हैं। मीडिया को लेकर और स्पेसिफिक एक कमेंट है जिससे मैं कनेक्शन लेकर स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो बोला था कि हिटलर का, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रांग था, फाशिज्म के लिए प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ी मशीनरी है जिसके बिना वो पावर में नहीं आ सकते, और प्रोपेगेंडा के लिए आपको मास मीडिया चाहिए। और क्योंकि 1930s में प्रोपेगेंडा और मास मीडिया दोनों ही चरम सीमा पर था, जो हमें नाजी जर्मनी और सोवियत रशिया दोनों जगह देखने को मिलता है। ध्रुव की जो लाइन है कि किस तरीके से हिटलर ने जो है पूरे मीडिया को खरीद लिया, मीडिया बिक चुका था हिटलर के हाथों, तो यहाँ पर यह है कि मीडिया को खरीद लिया, उस खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो क्रोनी कैपिटलिज्म किया हिटलर ने। बेसिकली जो करप्ट लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने हिटलर को पैसा दिया, उस पैसे से हिटलर ने
मीडिया को पैसा दिया और मीडिया हिटलर की खबर चलाता था। तो ये ऐसा लग रहा है कि बाजार में जाके जैसे हम चिप्स खरीदते हैं कि भाई आपने पैसा लिया, आप दुकान पे गए, आपने एक न्यूज चैनल, दो न्यूज चैनल को खरीद लिया। क्या ये रियल लाइफ में ये कैसा होता है? मैं समझता हूँ कि ये बात फैक्चुअल है, ऐसा होता है, पर रियल लाइफ में किस तरीके से काम करता है? क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट इमेज है, जो मुझे लगता है पब्लिक इसमें काफी सारे नुआंस, काफी सारे इंस्टेंसेस जो हैं, जो एक्चुअल काम करते हैं, उसको मिस कर जाती है। विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि अगर आपको पता नहीं कि वो चीज काम कैसे कर रही है तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। सो रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है, जो मीडिया का इसके एक्सपीरियंस है आपका? लिए सबसे पहले हमें मीडिया को समझना चाहिए कि मीडिया किस तरह से काम करता है और मीडिया में लगा पूंजी, कैपिटल, वह किस तरह से काम करती है। मीडिया, ऑब्वियसली मीडिया किसी चिप्स के पैकेट की तरह नहीं बिकता है। और इसके लिए जैसे मैं युद्ध को, वॉर को लेकर कई लोगों, कई फिलोसफर्स ने थ्योरी दी है, और वर्ल्ड वॉर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि घोषित युद्ध ना हो, लेकिन छोटे छोटे युद्ध चलते रहें, और इन युद्धों से जो दूर हैं उन्हें शायद इसका एहसास भी ना हो कि दुनिया एक तीसरा विश्व युद्ध लड़ रही है। तो उसी तरह से मीडिया का बिकना ऐसा नहीं होता है कि मीडिया का बिकना या खरीदा जाना या किसी पक्ष में झुक जाना एक सुर्खी बन जाता है कि आज फलाना मीडिया उसके हाथ में बिक गया। ऐसा नहीं होती। घटना बहुत ही साइलेंटली और बहुत चुपचाप तरीके से होती है, और इसके लिए और बेसिकली क्या है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है और बड़ी प्लान तरीके से। इसके लिए मुझे अपने इंस्टीट्यूट में जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था, तो इसके लिए मुझे वो हमारे टीचर थे जो जिनका पहला क्लास एकदम सेट होता था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया या इस तरह का कोई एक लोकप्रिय अखबार उठाते थे, HT या किसी तरह, हाँ, पॉपुलर न्यूज़पेपर उठाते थे, और उसका टैरिफ रेट लेकर के क्लास में आते थे, और उसके बाद उसको उस टैरिफ रेट से बच्चों को बांट देते थे, और हम लोग को भी दिया गया था, और उससे ये कहा गया कि इसमें स्केल लेकर के ऐड का साइज नापो। ऐड का साइज नापने के बाद वो साइज ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, और उसके बाद पूरा अखबार की, इस तरह से अखबार में छपे हुए ऐड की कीमत निकाली जाती थी, और उसका टोटल कैलकुलेशन होता था। तो वो करीब, जब हम लोग पढ़ते थे तो वो करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास के बैठता था। और फिर वह एक सवाल पूछते थे कि आज जिस अखबार के हमने के विज्ञापनों की कीमत निकाली है, उस अखबार की, वो अखबार आपको कितने रुपए में मिलता है? तो वो कीमत होती थी 3.5 या 4.5 रुपए। इसके बाद फिर वो एक सवाल पूछते थे कि अब ऐसे में आप ये सोचिए कि ये अखबार या ये मीडिया किसकी बात कहेगा। और इसका जवाब वो कभी हम लोग से सुनना नहीं चाहते थे, क्लास यहीं खत्म हो जाती थी, क्योंकि जवाब वो चाहते थे हम लोग खुद सोचें। जवाब बहुत साफ था। ऐसी सूरत में तो मीडिया का ये कहना कि मीडिया को खरीद लिया या मीडिया बिक गया, ऐसा नहीं होता। मीडिया की ज्यादातर जो इंक्लिनेशन होता है वो सत्ता की तरफ, कैपिटलिस्ट की तरफ होता है, और इससे तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो कोई नया बिजनेस मॉडल जनरेट नहीं कर देता। बिजनेस मॉडल जनरेट करने से सेंस है कि उसमें छपने, प्रकाशित होने, मीडिया को चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए, एक न्यूज, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये खर्चा कितना ज्यादा है कि आज से कुछ काफी समय पहले जब आज तक शुरू हुआ था, जब सूर्य प्रकाश SP सिंह उसको लेके आते थे, वो आधे घंटे का शो होता था, उसमें दो न्यूज के स्लॉट में 3 स्लॉट दिखाए जाते थे, बीच में विज्ञापन आता था। ये प्राइम टाइम पर आज तक होता था, जो कि 9:30 से 10:30 के बीच आता, से 10 के बीच आता था। अब प्राइम टाइम क्या है? अब प्राइम टाइम है बहस, अब प्राइम टाइम है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो इसको लोगों को ऐसा लगता है कि मीडिया ने अपने आप को चेंज कर लिया, लेकिन उसको चेंज करने की बहुत साफ सी वजह है, क्योंकि रिपोर्टिंग महंगी है। रिपोर्टर जाएगा, उसके साथ कैमरामैन जाएगा, गाड़ी जाएगी, उसका खर्चा है, फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन होगा, उसका खर्चा है। इस तरह से एक प्राइम टाइम चलाने के लिए करीब 6 स्टोरीज की जरूरत होगी आपको। आधे घंटे का प्राइम टाइम चलाने के लिए 6 अच्छी स्टोरीज की जरूरत होगी। जबकि डिस्कशन के लिए आप ज्यादातर
पॉलिटिकल स्पोक पर्सन्स को बुलाते हैं जो कि फ्री में आते हैं, एक आधे आप किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं जो कि आपसे 4 से 5 हजार रुपया लेते हैं। इसके अलावा जो आपका एंकर है वो तो आपकी नौकरी करेंगे, उसकी तनख्वाह तो आप पहले भी दे रहे हैं, वो जब रिपोर्टिंग करेंगे। इसलिए अखबारों, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिपोर्टिंग पूरी तरह से गायब होती चली जा रही है। और ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली अगर न्यूज़ चैनल की बात करें तो हम पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता है, उसको देना सस्ता है अपेक्षाकृत खबरें देना। तो मीडिया को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसके चरित्र को देखना चाहिए, उस कैपिटल के कैरेक्टर को देखना चाहिए। उस कैपिटल के कैरेक्टर को अगर आप समझ लेंगे एक बार ठीक से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मीडिया ये बात किस तरह से कर रहा है या किसकी तरह कर रहा है। अब उसमें दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर मीडिया टोटली गवर्नमेंट ओरिएंटेड है या कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है, तो वो कई बार एंटी गवर्नमेंट या एंटी कॉर्पोरेट स्टोरीज क्यों करता है? ठीक है, ये इसको समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन से किस तरह, जैसे कि इस समय भी कुछ पैरेलल मीडिया है। पैरेलल मीडिया से मतलब जैसे द प्रिंट है, द वायर है, ये सत्य है, स्क्रोल है, इनको कौन से लोग फंड कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया को कौन से लोग फंड कर रहे हैं? थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में ये सीन फ्लिप था। जो लोग पैरेलल मीडिया को फंड कर रहे थे वो मेन मीडिया में थे, और जो मेन मीडिया में थे वो पैरेलल मीडिया फंड कर रहे थे। और उसी तरह से पैरेलल मीडिया और मेन मीडिया की वॉइसेस। तो इसको बहुत आसानी से अगर इस नजरिए से देखेंगे, उसके पीछे जो कैपिटल है, जो उसके पीछे पूंजी लगी है, इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और मीडिया का बिकना वो एक दिन की बहुत विजिबल घटना नहीं है। वो जैसे कि उनका ये कहना है कि हिटलर ने अपने समय में मीडिया को खरीद लिया था क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए, वो एक दिन की विजिबल घटना नहीं है। अब के दौर में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अब के दौर में जबकि सोशल मीडिया है, लोग अपने छोटे छोटे वीडियोस बना करके डाल रहे हैं। कुछ बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि अब किसी संस्थानों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मौजूद जर्नलिज्म कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वॉइसेस जितनी ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ जब जितनी ज्यादा, इसको बहुत सीधी सी चीज है, मतलब थोड़ा सा खराब एग्जाम्पल है कि 2 बकरियों को नियंत्रित करना आसान है और 50 बकरियों को एक साथ नियंत्रित करना और एक दिशा में चराना मुश्किल काम। तो ये तो मीडिया माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है शायद। हेलो, कुछ खटखटाहट है। हाँ, बेटर है। तो ये मीडिया का बिक जाना है, इस तरह की घटनाएं बहुत विजिबल नहीं होती हैं। और इसी तरह से जो मीडिया का बायस है, ये भी बहुत विजिबल नहीं होता। ये आम रीडर को बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है। वो किस तरह से शुगर फिल्ड करके चीजों को देते हैं। सिर्फ यहीं का मीडिया नहीं, बाहर का मीडिया भी किस तरह से चीजों को शुगर फिल करके लोगों के सामने रखता है। तो और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि जब ट्रम्प आए थे तो किस तरह से मीडिया ने उनकी मुखालफत करी, रिपोर्टर्स ने उनको बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि ट्रम्प ने कुछ व्हाइट हाउस में एक रिपोर्टर का कार्ड जब्त करवा लिया था। तो सारे रिपोर्टर ने कहा कि, और कुछ रिपोर्टर थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसको रवीश कुमार ने अपने शो पे पढ़ा भी था, कि उन्होंने लिखा कि हम रिपोर्टिंग करना जानते हैं और हम इसके बावजूद व्हाइट हाउस से खबरें निकाल के दिखा देंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि मीडिया पूरी तरह से झूठ ही जाता है। दोनों चीजें हैं जहां पर स्टैंड, कई बार मीडिया स्टैंड लेता है, और बहुत जगह बहुत से बदलाव भी मीडिया ने किए हैं। बहुत से, अगर इस देश में अगर आप शाम को चीखता हुआ एंकर देखते हैं न्यूज चैनल पे, तो इस देश में पी साईनाथ जैसे रिपोर्टर भी है जिन्होंने बहुत साइलेंटली अपना काम किया। बहुत से अच्छे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत से मिनिस्टर्स की कुर्सियां गई, बहुत लोगों के भले का काम हुआ। तो
दोनों ही तरफ चीजें हैं। डेफिनेटली। ठीक है। ये इसमें जो आपने पॉइंट कवर किया है कि एक स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, जो फंडिंग मॉडल है मीडिया का, और वो उस वजह से वो प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं। इसी के साथ ये भी है, और ज्यादातर हिस्टोरियंस भी ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म या जो अभी इंडस्ट्रियल मॉडल है, कैपिटल मॉडल है, ये पूरा सिस्टम जो है ये फैशिज्म को सपोर्ट करता ही करता है। इवेंचुअली ये अगर फैशिज्म आ रहा है तो इसको उससे फायदा मिलता ही है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ऐसा हर बार हुआ है। जर्मनी ले लें, स्पेन ले लें, या इटली ले लें, उस दूसरे जो एग्जाम्पल्स है आपके पास साउथ अमेरिका में। तो इसमें अगर कैपिटलिज्म इवेंचुअली ये करेगा ही करेगा, तो क्या हम मीडिया से एक्चुअली उम्मीद रख सकते हैं कि जब फैशिज्म का खतरा आ रहा है, मैं स्पेसिफिकली फैशिज्म की बात कर रहा हूं कि ठीक है ये थोड़े बहुत चेंजेस तो हो रहे हैं, पर क्या जब फैशिज्म का खतरा आ रहा है तो क्या वो कोशिश करेंगे पब्लिक को अवेयर करने की कि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, या वो अगेन उस चीज को मिस कर जाएंगे, जैसे मैंने ध्रुव राठी की बात की, या जैसे हम यूएस का भी एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने उसको एक नॉर्मल उस तरीके से देखा कि अरे ये कुछ खास नहीं है, ये ऐसे एक छोटा डिक्टेटर वाली प्रॉब्लम है, ये चली जाएगी। क्या वो उस चीज के लेकर अवेयरनेस या क्रिटिकली बात कर सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है? लेकिन मीडिया के साथ एक एक जो बड़ी दिक्कत है, जो क्रिटिकल वॉइसेस है ना, वो बड़ी लीक है हमारे मीडिया में, स्पेशली इंडियन मीडिया में। जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं वो उनको बहुत कम सुना जाता है और बहुत कम पढ़ा जाता है। हाँ, तो मीडिया के साथ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हवा एक ही तरफ बहती है तो उसका विपक्ष नहीं होता, बिल्कुल उसका विपक्ष भी होता है। मीडिया में भी वो विजिबल होता है, लेकिन कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडेड मीडिया या कैपिटलिस्ट मीडिया के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि इतना ज्यादा बज़ क्रिएट होता है, इतना ज्यादा चीजों का, गैर जरूरी चीजों का बज़ क्रिएट होता है कि उसमें जरूरी वॉइस कहीं ना कहीं दब जाती है। ऐसा नहीं है कि जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी तो इंडियन मीडिया ने उसका अपोज नहीं करा, बहुत कस के अपोज किया था, और ये बहुत अच्छी बात थी। और मुझे आज भी याद है, सारिका जैसी पत्रिका के अंक हमारे यहाँ रखे हैं, चांद पत्रिका पिताजी के अंक रखे हुए हैं, पिताजी के खरीदे हुए। तो वो पूरा उन्होंने एक मेथड निकाला कि जो भी सामग्री है तो वो उसको जहां पर ऑब्जेक्शन है वो काला कर देते थे, रिवर्स कर देते थे, जो वहां से सूचना विभाग से ऑब्जेक्शन आता था, और उसको वैसे ही भेज देते थे, लेकिन उससे मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है कि मैं क्या क्या बात कह रहा हूँ, इसे मैसेज कम्युनिकेट। तो बेसिकली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप आजादी की लड़ाई से भी देखें ना, तो जो रोटियों के जरिए कम्युनिकेशन हो रहा था, जो रोटियां भेजी जा रही थी लोगों को, उस तरह तो जैसे परिस्थितियां, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ना कि वो बिना कम्युनिकेट किए हुए रह नहीं सकता आपस में। तो अगर एक माध्यम बंद होगा तो दूसरा माध्यम कहीं ना कहीं खुलेगा, ठीक है। इसका और ये सोचना कि मीडिया एकदम ही चीजों को जैसा आएगा, जैसे सपोज फासिज्म आ रहा आएगा या एक्सट्रीम कॉर्पोरेटिज्म आएगा, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। वॉइसेस बिल्कुल हैं, लेकिन वो वॉइसेस बहुत ब्लीक हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कितने कितने लोग हमारे न्यूज इंडस्ट्री में शेखर गुप्ता को रेगुलर सुनते हैं, या हम लोग तो चलो न्यूज इंडस्ट्री में हो गए कि हमारा काम ही है, लेकिन अगर एक कॉमन, अब उसकी वजह भी ये है कि उनको एक ब्रैकेट में कर दिया गया है, वो एक ब्रैकेट की ही भाषा बोलते हैं। मतलब आप शेखर गुप्ता अंग्रेजी में बात करते हैं तो उनको अंग्रेजी वाले लोग ही सुनेंगे, जाहिर सी चीज है, उनको सड़क पर चलने वाला आदमी नहीं सुन पाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है ना कि ये सोचना कि मीडिया रिटेलिएट नहीं करेगा, बिल्कुल मीडिया रिटेलिएट करता है। हाँ, ये है कि अगर प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, प्रोपेगेंडा या कॉर्पोरेट मनी पावर बहुत ज्यादा है, तो उसमें वो आवाज लीक हो जाएगी। अब उस लीक आवाज को, जैसे कई बार हम लोग संगीत में बहुत नीचे के सुर को बहुत ध्यान लगा कर सुनते हैं और फिर उस पूरे स्पेक्ट्रम का मजा ले पाते हैं,
तो एक सतर्क रीडर, सतर्क व्यूअर होने के नाते हमको उन लीक वॉइसेस को बहुत सफाई से पकड़ना होगा। और बहुत इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ, मतलब जब ये तमाम चीजें चल रही थी पूरा एक जरूरत से ज्यादा कि मोदी जी का प्रचार या मनमोहन सिंह का, इससे पहले मनमोहन सिंह की लिबरल नीतियों का प्रचार, उसी समय इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत सारे स्कैम खोले जो कि इतने विजिबल हुए कि उसकी वजह से सरकारें चली गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ इंडियन, अब सवाल ये है कि ये भी सवाल उठ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस लखनऊ में से 5,000 से ज्यादा नहीं बिकता है, लेकिन उन 5,000 कॉपियों का भी असर दिखता है, क्योंकि वो खबर, जो खबर है वो अपनी जगह बनाती है। खबर है वो अपनी जगह बनाती है। हाल ही में जैसे एनबीटी ने एक खबर अंदर की ओर छापी थी, अंदर के पेज पे छापी थी, जिसमें था कि एक मंत्री हैं, उनके भाई का ईडब्ल्यूएस कोटे में नियुक्ति हो गई, लेकिन अंदर के पेज पे छपी थी, लेकिन उस खबर ने असर बनाया और अंततः उनका इस्तीफा हुआ। तो खबर अगर है और विद लॉजिक है तो वो कहीं ना कहीं असर बताती है। वो छोटी आवाजें, वो प्रतिरोध की छोटी आवाजें कई बार बहुत बड़ा असर नहीं भी डालती है, तो वो ऐसे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करती हैं जिनकी वजह से बदलाव होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता कि जब इस तरह का एक्सट्रीम पॉपुलरिज्म या कैपिटलिज्म आएगा तो आएगा, या इसी को ग्रेजुअली एक्सेलरेट होगा तो मीडिया एकदम हाथ में हाथ धर के बैठ जाएगा। हाँ, मैं, आपने जो अभी बोला मैं उसको थोड़ा सा एक्चुअली काउंटर करूंगा एक चीज से। नोम चॉम्स्की का जो कहना है कि जो लिबरल मीडिया है या जो प्रोग्रेसिव मीडिया है वो उस तरीके से काम नहीं करता है, जब मतलब स्पेसिफिकली वो अपोज करने नहीं आए, क्योंकि सिस्टम को अपोज नहीं करेगा कभी भी। जो क्या उनका मार्क्सिस्ट व्यू है कि वो सिस्टम को अपोज नहीं करने वाले, तो सिस्टम उनको वैसा ही चाहिए। सो उसमें जब चीजें थोड़ी खराब होती हैं तो आपका प्रोग्रेसिव या लिबरल मीडिया है, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से वो सरकार की बुराई करके या थोड़ा सा किसी कॉर्पोरेट की बुराई करके या मोनोपोली की बुराई करके ये प्रिटेंड करते हैं कि नहीं देखो हमने बुराई कर दी है, डेमोक्रेसी है, आपको अभी राइट करने की जरूरत नहीं है, आपको आवाज उठाने की, आपको दंगे करने की जरूरत नहीं है, चीजें अभी नॉर्मल हैं, ये सिचुएशन नॉर्मल है। तो नॉर्मलसी का, डेमोक्रेसी का एक भ्रम पैदा करने का काम होता है लिबरल या प्रोग्रेसिव मीडिया का। सो नोम चॉम्स्की थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव पे आते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका और कितना अग्री हैं आप? देखिए, नोम चॉम्स्की की जो ये बात जहाँ से आती है ना, उस सोच को समझना बहुत जरूरी है। कि नोम चॉम्स्की जब ये कहते हैं कि जो पैरेलल मीडिया है, या हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, मतलब एक नाम ले लेते हैं कि जो रवीश कुमार या एनडीटीवी, ठीक है, एक सिंबल के तौर पे जो एनडीटीवी है वो अगेंस्ट, मतलब सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करता है और एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक क्रिटिसाइज करता है, विच जो कि ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, ठीक है, कि सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करना है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि नोम चॉम्स्की किस बैकग्राउंड से, मतलब ये बातें जब कह रहे हैं तो वो किस परिवेश, उनके पीछे कौन सा परिवेश है, उनके पीछे जो स्पेस है वो मार्क्सिज्म का स्पेस है, ठीक है ना, वो पूरा मार्क्सिज्म का स्पेस है, जो कि जिसका मतलब अर्ली, मतलब जो रूलिंग का जो सिस्टम वो जनरेट करता है वो शुरुआती दिनों में सरवारा की तानाशाही का सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं है। हाँ, वो ये ऐसा मानते हैं कि आगे चल के इसको यहाँ पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन तो नोम चॉम्स्की का जो पूर्वाग्रह है या प्रेडिक्ट है कि लिबरल मीडिया इस तरह एक सर्टेन एक्सटेंट की वॉइस क्रिएट करता है, और अगर मैं इसको थोड़ा आज की भाषा में करूँ तो फेसबुक में मैं अपडेट करूँ इसको, तो फीलिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, फीलिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। तो नोम चॉम्स्की के लिए जो आइडियल है वो क्या है, उनका आइडियल है जो रूलिंग का जो मेथोडोलॉजी है, रूलिंग क्या, जो गवर्नेंस का मेथोडोलॉजी है वो सर्वहारा की तानाशाही है।
इसलिए वो इस मीडिया को, जो डेमोक्रेटिक मीडिया को सर्वहारा की तानाशाही के इस मॉडल पर कन्वर्ट करते हैं, पर कस के देखते हैं, तो उनको ये लगता है, ये ऐसा महसूस होता है कि अप टू सर्टेन एक्सटेंड ही बात करता है, दंगे नहीं होने चाहिए। पहली चीज, दंगे होने चाहिए ऐसा कहना मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम एक्टिविज्म नहीं है। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना और हट जाना। आप रिपोर्ट करिए, फैक्ट रखिए, और उसके बाद पब्लिक को तय करने दीजिए कि उसे क्या करना। ठीक है, तो पहली चीज, ये मीडिया का जो मीडिया के दायरे हैं, जो मीडिया के प्रिंसिपल हैं, उसी से कॉन्फ्लिक्ट करती है ये बात की ये सेक्शन। दूसरी बात, इससे मैं काफी हद तक, इस बिंदु से काफी हद तक सहमत हूँ कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही वो खोलते हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्ट है, जो दो कैपिटल है, सपोज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं एंड बी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। ए ग्रुप ऑफ कंपनीज मेन स्ट्रीम मीडिया को अभी स्पॉन्सर कर रही है, तो बी ग्रुप ऑफ कंपनी पैरेलल मीडिया को स्पॉन्सर कर रही है। ये ए और बी सरकार बदलने के साथ स्विच हो जाते हैं। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल केजरीवाल की पार्टी ने एक बार, ऑल्दो वो पॉलिटिकल ही उन्होंने किया हो, लेकिन इसको वो इस चीज को समझने का कि उत्तराखंड में उन्होंने कुछ कंपनियों के दस्तावेज निकाले और बाकायदा कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें भाजपा के विधायक, क्योंकि उत्तराखंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में सरकारें स्विच होती हैं, तो बीजेपी की कांग्रेस सरकार होती है या कांग्रेस की सरकार होती है। तो उन्होंने कुछ कंपनियों के दस्तावेज निकाले जिनमें बीजेपी के पदाधिकारियों के बेटे या कांग्रेस के पदाधिकारियों के बेटे दोनों का ज्वाइंट कंपनी थी, तो और जो कि सरकारी ठेके उठाते थे। बीच में दोनों तरफ से सरकार कोई भी आए, कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो ये इस चीज को एक्सपोज करने का बहुत सही तरीका है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो कैपिटल है वो किस हाथों में जा रहा है और कहाँ से कहाँ स्विच हो रहा है। तो वापस उस पर आते हैं कि तो अब जैसे कि एनडीटीवी का जो रास्ता है, इसको मैं पहले भी पॉइंट आउट करता रहा हूँ कि और बहुत ही कॉमिकल तरीके से पॉइंट आउट करता हूँ कि उनका कि जो पैरेलल वॉइस है या जो अगेंस्ट द वॉइस है, एनडीटीवी और रविश उस पर भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है। अब जाने लगे क्योंकि अब पूरे पैंडेमिक में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक ऑब्वियस ऑब्लिगेशन हर मीडिया पे है कि उसको अगेंस्ट द सिस्टम बोलना ही पड़ेगा, वरना वो उसको पब्लिक ट्रोल करेगी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं रवीश या एनडीटीवी, चूंकि हम सिंबल बात कर रहे हैं, तो उनका हमेशा से ये रहा है, हम लोग उसको इस तरह से कहते थे कि जो बचपन में कविता पढ़ते थे कि वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, किनारे से निकल चलो। तो जब देश में इस तरह की चीजें हो रही थी, तमाम फैसिस्ट और तमाम कम्युनल इश्यूज, और तब रवीश कुमार बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हालत है ये दिखा रहे थे। निश्चित तौर पे वो एक बड़ा मुद्दा, लेकिन जिस चीज का हमला हुआ है उस पर अगर आप कन्फ्रंट नहीं करते तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत चालाकी से, बहुत इंटेलेक्चुअली एक बहुत महीन सी बेईमानी करते हैं। आप जनता के साथ एक्चुअली वो कैपिटल का ही मुद्दा उठा के ला रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है और बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है या पढ़ाई खत्म नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही है, वो मुद्दा उसी में रिपीट कर रहे हैं वहां पर भी। जबकि देश किसी और चीजों से बहुत ज्यादा जूझ रहा था उस वक्त, है ना। जो सुर्खियां थी उन पर काउंटर पॉइंट चाहिए था, उन पर काउंटर पॉइंट के लिए लोगों ने उनकी ओर देखा तो वो नालंदा दिखा रहे थे। तो ये सही बात है कि ये चॉम्स्की के कथन का बहुत हद तक वेरिफिकेशन भी है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि
क्या क्या ये वॉइस सिर्फ एनडीटीवी है, मतलब हम चूंकि सिंबल से आते हैं, ये वॉइस और भी है, ये वॉइस ढेर सारे हैं। तो ऑल्दो अगर उसमें भी कोई एक बिगर लीडर है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है वो सारे का, सेंट्रलाइज अपोजिशन है, तो सेंट्रलाइज अपोजिशन को वो मैनेज करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि सेंट्रलाइज अपोजिशन इस समय नहीं है तो वो उतनी आसानी से मैनेज, तो राहुल कुछ कहते हैं तो वो ममता, कई बार ममता ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, कई बार केजरीवाल ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो अगर कोई ये सोचे कि सेंट्रलाइज अपोजिशन के लीडर राहुल है और उनको मैनेज करना आसान है, तो ऐसा संभव नहीं, उनको मैनेज होने के बाद भी चीजें पैरेलल वॉइसेस नहीं आएंगी, सेम मीडिया पैरेलल वॉइस आना नहीं रुकेंगे, सेम चीज मीडिया के साथ भी है। हाँ, ये चीज जरूर है कि एनडीटीवी या रवीश ने ये, चूंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में पैरेलल वॉइस है, वो एक आर्ट फिल्म नहीं है, वो कमर्शियल फिल्म में ही पैरेलल वॉइस है, इसलिए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि हाँ वो मुखिया हैं और वो जितना चाहते हैं उतना ही दिखाते हैं, निश्चित तौर पर। लेकिन मैंने फिर कहा कि हमको इस पूरे संगीत में नीचे के सुर बहुत ध्यान से सुनने होंगे, क्योंकि मैंने मेंशन करा कि मैं कई बार कविताओं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बातें जो शब्दों में नहीं कह पाता हूँ, मतलब शब्द हेल्पलेस से फील होते हैं, वो दिन में ज्यादा आसानी से कह पाता हूँ। तो हमें इस वक्त का संगीत जो है बहुत ध्यान दे के सुनना होगा। तो जो जो निचले सुर हैं, जो मध्यम सुर हैं, उनको अगर हम ठीक से सुन और महसूस कर पाएंगे तो हम पूरा संगीत समझ पाएंगे इस तरह से। रवीश का आपने नाम लिया, मैं मतलब मेंशन करता चलो ये भी कि हाँ मुझे लगता है काफी हद तक जो गोदी मीडिया शब्द पॉपुलराइज हुआ है, जो रवीश ने ही किया है कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक बोल के। और इसमें मजे की बात यह है कि ये जो डिबेट मॉडल रवीश कहते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है, वो शुरू के दौर में वो कर रहे थे। शुरू के दौर में वो दोनों पक्षों को सामने बैठा के ऐसे बात कर रहे थे जैसे सांप्रदायिकता डिबेट का इशू है, जो कि सांप्रदायिकता लड़ने का इशू है, उस पर डिबेट नहीं की जाती है। पर उन्होंने शुरुआत में उस पर डिबेट की है, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को बुलाया। सो गोदी मीडिया जो शब्द इन्होंने पॉपुलराइज किया, मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है कि ध्रुव या लोग इस तरह की बातें कर ले जाते हैं कि मीडिया को खरीद लिया। क्योंकि गोदी मीडिया, अगर हम कैपिटलिज्म की फंडेड मीडिया की बात करें तो एनडीटीवी भी वही है। तो गोदी मीडिया क्या है कि आपकी फंडिंग एक सोर्स से आ रही तो आप गोदी, आपकी फंडिंग दूसरी सोर्स से आ रही तो आप थोड़े से बेहतर हो गए। तो इस पूरे सिस्टम में कि हम सबसे बड़ी दरकार यह है कि हम सही खबरों तक पहुंचे कैसे। तो मेरे ख्याल से जो मीडिया इंस्टीट्यूट तो खैर ये काम शायद ही करें, लेकिन जो लोग जैसे सपोज एनजीओज हैं और ऐसे सेक्टर हैं जो लोग इस तरह की चीजों को लेकर ज्यादा कंसर्न है, उन्हें कम्युनिकेशन एंड फाइंडिंग ट्रू न्यूज पे काम करना चाहिए कि खबरें, हम लोग भी एक बहुत ही सामान्य, हमारे पास कोई प्रिविलेज नहीं है बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक वही राइट है जो कि सारे आप लोगों के पास, एक कॉमन सिटीजन के पास होते हैं। बस इतना है, क्योंकि हम किसी ब्यूरोक्रेट से रोज बात करते हैं तो वो हमारी बात, वो हमको पहचानता है, हमारा नंबर उसके पास सेव होता है। बाकी एज सच संविधान के हिसाब से देखेंगे तो कोई विशेष अधिकार नहीं। तो आप भी अपनी खबरें सही तरीके से, मतलब क्या चीज प्रोपेगेंडा है और क्या सही है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक इंटेलिजेंस ऑडियंस डेवलप की जानी चाहिए। इसको लिए गूगल भी कई छोटे कोर्सेज चलाता है, और इसके अलावा आप सेल्फ भी कर सकते हैं। और इसका जो बड़ा बेनिफिट होगा थोड़े दिनों बाद, मतलब लॉन्गर टर्म में, जब जब ज़्यादा स्मार्ट ऑडियंस होगी और ज़्यादा बल्क में होगी, तो मीडिया हाउसेस और तमाम तरह की न्यूज़ एजेंसीज, विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके ऊपर एक प्रेशर होगा कि वो सही खबरें और सही डायरेक्शन में चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि ऑडियंस जब तक इंटेलिजेंस नहीं, सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप वही है, जब तक वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। ऑल्दो ये ऐसा होता रहा है, प्रिंट मीडिया स्पेशली इस चीज को करता है। और मुझे याद है कि विनोद, जो वो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, जिनकी द लखनऊ बॉयज किताब, विनोद मेहता ये काम आउटलुक का एडिटर रहने के दौरान अक्सर ये करते थे कि वो बैक पेज पे 2 लेटर छापते थे।
रीडर्स के, और जिसमें उन्हीं के उनकी मैगजीन को क्रिटिसाइज किया जाता था, और यह कई बार उनके एडिटोरियल को क्रिटिसाइज किया जाता था और बड़ा प्रोमिनेंटली छापते थे। और संपादक के नाम पत्र या लेटर टू एडिटर का एक पुराना ट्रेडिशन अखबारों में रहा है। लेकिन जो डिजिटल मीडिया सॉरी, ये जो न्यूज चैनल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां पे रीडर्स वॉइस कब आती है कि आपको कोविड हो गया, आपको कैसा लग रहा है। इस तरह का रीडर्स वॉइस का कोई मतलब नहीं। देयर शुड बी अ स्पेस फॉर द रीडर, ठीक है। और ये वहां के एडिटर और इन पर निर्भर करता है कि वो कितना डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो ये वॉइसेस अभी तक एडिटर या मीडिया संस्थानों की मर्जी पर है कि सपोज विनोद मेहता अगर एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बहुत डेमोक्रेटिक हैं, तो वो इस तरह की वॉइस को प्रमोट करेंगे और वो वॉइस विजिबल दिखेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा बहुत से संस्थानों के हेड नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? तो अगर हमारा रीडर बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शार्प होगा देन, तो वो आजकल वैसा हो भी रहा है। कई बार बहुत से अखबार गलती करते हैं तो उसको सोशल मीडिया, अखबार गलती करते हैं, न्यूज चैनल गलती करते हैं तो सोशल मीडिया पे उनको जवाब देना पड़ता है, वो ट्रोल भी होते हैं। और ये बहुत अच्छा साइन है। इस चीज को और इन्हांस और इस चीज को बहुत स्मार्ट बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है हाँ, इसमें खासतौर पे हमारे जो एनजीओज हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि अपनी ऑडियंस में या जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं उनमें एक मीडिया लिटरेसी डेवलप करना, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया लिटरेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। किस तरीके से समझा जा रहा है उसको। हाँ, इसके लिए मैं मतलब मीडिया का क्या महत्व है, इसके लिए मार्शल मैक्लुहान को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मार्शल मैक्लुहान मीडिया के थ्योरिटिशियन है और उनकी किताबें आपको नेट पे मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये लोगों को रियलाइज हो इजी सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में, कि मीडिया का इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है, किस तरह से वो तक जिद्दी बना देता है कि नहीं उसको सोडियम ग्लूटामेट वाली मैगी ये ही चाहिए और आप मजबूर होकर के वो काम करते हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल। मीडिया को फ्रीडम ऑफ सिंबल का वो माना जाता है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिंबल माना जाता है, सॉरी, जो डेमोक्रेसी का चौथा खंभा और वो सारी चीजें। और मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब मैंडेटरी है। मीडिया को अगर कोई कुछ कहता है तो भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही वायलेट कर दे रहा है। अगर सोसाइटी में मीडिया को चैलेंज आ रहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म है। पर मीडिया को कब इस पर एक्शन लेना है, और मैं इसका रेफरेंस सीधे यूएस का उससे लेता हूँ। वॉक्स की भी एक बहुत शानदार रिपोर्ट थी इस पर कि किस तरीके से शुरू में जब ट्रम्प के भाषण आने शुरू हुए, जो सिर्फ और सिर्फ रेटोरिक थे, जो जुमलेबाजी जो आज हम समझते हैं, कि उसका इस्तेमाल करके ट्रम्प ने सिर्फ पूरी नफरत फैलाई है। और वहां के जो लोकल चैनल थे, CNN जैसे भी लोग उसको लगातार दिखा रहे हैं, पूरा पूरा भाषण लाइव दिखा रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। और बाद में इसको एनालाइज किया गया कि इससे एक्चुअली वो प्रॉब्लम निकल के आई कि ट्रम्प को सीरियसली लिया गया कि ये एक ऐसा इंसान है जिसकी बात को सुनकर हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। और इसका काउंटर वॉक्स ने भी खासतौर पे दिया कि किस तरीके से कॉमेडियंस ने, जो लेट नाइट शोज चलाते हैं, जिमी किमेल या जॉन ओलिवर जैसे, जिन्होंने ट्रम्प का सिर्फ मजाक उड़ाया, उन्होंने ट्रम्प को कभी भी सीरियसली, उसके किसी भी पॉइंट को सीरियसली एड्रेस नहीं किया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं। कॉमेडियंस ने ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रम्प की कवरेज की बजाय मेन स्ट्रीम मीडिया के। ये एक ओपिनियन आता है वहां से। और मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना लेसन सीखा और 2021 में, 2020 में इलेक्शंस के टाइम पे ट्रम्प के जो भाषण थे कि बाइडेन ने बेईमानी की है, इस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं, उन भाषणों को उन्होंने काट दिया क्योंकि उनको पता है कि इन चीजों के पीछे कोई फैक्ट नहीं है। ट्रम्प को एक्चुअली में रोका गया और उस समय वो प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की आवाज को दबाया गया। इस पर काफी बवाल भी हुआ है
पर हमने हिस्टोरिकली देखा कि ये जरूरी चीज है। तो मीडिया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिंबल है, उसके लिए ये करना कहाँ तक जायज है, पहला। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि 1984 का उदाहरण रवीश कुमार ने बहुत पॉपुलर कर दिया है अब, तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, मीडिया अगर रोकना शुरू करे लोगों को बोलने से तो क्या असर होगा, और क्या ये फैशिज्म के अगेंस्ट काम करता है, सांप्रदायिकता के भी अगेंस्ट काम करेगा क्या ये? पहली ये आखिरी का सवाल और उसके ठीक पहले का सवाल कि क्या ये फासिज्म के अगेंस्ट में काम करता है। देखिए, फासिज्म से लड़ाई आप फासिस्ट बन के नहीं लड़ सकते हैं कभी, ठीक है। तो आप कभी भी इस मीडिया को कभी भी इसमें ट्रांसफॉर्म होने से बचना है। मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ कि ट्रम्प के भाषण क्यों रोके गए, नहीं रोके जाने चाहिए थे। मैंने पहले भी कहा कि एक जर्नलिस्ट या एक रिपोर्टर का क्या काम है, उसका काम है रिपोर्ट करना। ये दिक्कत वहां आती है जब आप रिपोर्ट के साथ व्यू पॉइंट रखते हैं। जब आप प्राइम टाइम पे डिस्कशन करेंगे और बेवजह की चीजों पे एग्जेजरेटिव डिस्कशन करेंगे, तो आपको किसी पार्टी प्रवक्ता को बोलना पड़ेगा कि आप चुप रहिए। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसके बारे में उनके कहे गए सच या झूठ के बारे में, देखिए बहुत सी छोटी सी चीजें हैं। मेरी एक मित्र जो कि NYT में न्यूयॉर्क में जर्नलिज्म पढ़ रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि कितनी सामान्य सी चीजें हैं। जैसे जो बाइडन के साथ एक चीज थी कि जो बाइडन बहुत, जैसे हमारे PM हैं, बहुत लोगों से कनेक्ट करके बोलते थे। तो उन्होंने बताया, कहीं गए थे तो बताया कि पानी की समस्या है। उन्होंने बताया कि मेरे घर में भी हमारे पास एक बाथरूम है और कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है और हमारे घर में पानी नहीं आता है, सबको काम पे सुबह निकलना होता है। तो लोग बड़े उनसे इम्प्रेस हुए हैं। लेकिन सिर्फ इतना सा फैक्ट, इसके ऊपर ट्रम्प के घर की, वो बाइडेन के घर का नक्शा निकलवाया गया अथॉरिटी से और बताया गया कि उनके घर में इतने बाथरूम और एक स्विमिंग पूल भी है, ठीक है ना। तो इतना बता देना, ये फैक्ट लोगों के सामने रख देना ही व्यू पॉइंट को क्लियर कर देता है। इसके बाद आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि बाइडेन झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो बाइडेन के भाषण, पहली चीज कि ट्रम्प के भाषणों को शुरुआत में इतनी तरजीह देना, वो तो गलत था ही। जो कि लॉजिकल भाषण दे रहा है, जैसे कि अपने यहाँ आजकल हो रहा है कि रामदेव वर्सेस IMA। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है, वो रामदेव को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं नहीं पता, जबकि वो तो एक आयुर्वेदाचार्य भी नहीं है, उनके पास आयुर्वेद की भी डिग्री नहीं है। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी में लड़ाई हो तो समझ में भी आता है, लेकिन वो तो आयुर्वेदाचार्य भी नहीं है। आप क्यों इतनी तरजीह दे रहे हैं? जब आप तरजीह देंगे तो आप उनका इंटरेस्ट सर्व करेंगे। तो ट्रम्प को जिस तरह से तरजीह दी गई, और ये फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कॉमेडियंस ने उनको ज्यादा कवर किया अपेक्षाकृत न्यूज चैनल्स ने। तो सोचना चाहिए क्या उस वक्त कॉमेडियन ही मेन मीडिया बन गए थे, ठीक है। उससे एक फैक्ट ये भी सामने आता है कि जो वो ट्रम्प को जितना कवर कर रहे थे जिस तरह से, और मेन मीडिया पीछे रह गया, तो लोग किसको ज्यादा देख रहे थे। हाँ, ये है तो ना। रहा है कि तो HBO की भी व्यूअरशिप बढ़ी है, मतलब हम उधर नहीं जा रहे हाँ कि उनके भी हाँ, मॉनेटरी फायदे हैं, उनका भी पैसा है। लेकिन एक पॉइंट है। दूसरी चीज, मीडिया को हाँ। कतई ये नहीं करना चाहिए कि हम इसको, अगर इसको जो है, जैसे वॉल्टेयर का बहुत मशहूर कोट है, वॉल्टेयर नॉन लिबरल डेमोक्रेसी मतलब ट्रू डेमोक्रेसी जिसको हम मानते हैं, वॉल्टेयर फिलोसफर और डेमोक्रेसी कहा जाता है। उनका ये कोट था कि आपके बोलने की आजादी कायम रहे, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। भले ही आप मेरे कितने विरोधी हों, पर आपके बोलने की आजादी कायम रहे, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और ये अगर आप डेमोक्रेसी, देखिए फासिज्म को आप डेमोक्रेसी से ही लड़ सकते हैं, आप फासिस्ट होकर फासिज्म से नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी से मतलब मेरा ये नियो लिबरल डेमोक्रेसी से नहीं है, डेमोक्रेसी जो अपने ट्रू सेंस में है। तो ये ट्रम्प की बातों पर बेवजह तरजीह देना, लंबे लंबे डिस्कशन करना, या इस पर
या फिर बाद में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बाद में आप चूंकि उस व्यक्ति का कद इतना बढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत से प्राइम, ऐसा नहीं है कि राष्ट्र आपके आपके सामने ये भी सवाल हो सकता है कि वो राष्ट्रपति है, हम क्या उसका कद बढ़ाएंगे। तो इस देश में देवगौड़ा जैसे भी राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें आज कोई याद भी नहीं करता है ना। प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका कद वो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हो गए या किसी राष्ट्र के नायक हो गए तो आप ही आप रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में तो कम से कम नहीं होता है। यदि आप गलत बात करेंगे तो आप कहीं, और आपको ये भी देखना चाहिए कि ट्रम्प को अमेरिकी मीडिया ने कितनी जल्दी भुला भी दिया है ना, कितनी जल्दी भुलाया गया है। तो एक तरह से वो पश्चाताप, मैं तो कहता हूँ वो मीडिया का वहां के पश्चाताप है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब आप बेफजूल के बयानों पे बहुत चर्चा करेंगे, बेफजूल के बयानों पर अपना टाइम, अपना स्पेस देंगे लोगों के सामने, ज्यादा लंबे स्पैन में उस चीज को दिखाएंगे, तो आपको फिर ये करना भी पड़ेगा। आप, क्योंकि ये सिचुएशन आप ही की बोई हुई है। अगर आप किसी जंगली झाड़ी को इतना बड़ा होने देंगे तो फिर काटना भी पड़ेगा ना उसको। लेकिन मैं उसके बावजूद इससे सहमत नहीं हूं कि ट्रम्प का भाषण बीच में कट शॉर्ट होना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड। हमारा काम, हम एक मैसेंजर हैं, ठीक है। जैसे थॉमस फ्रीडमैन का एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। थॉमस फ्रीडमैन बहुत 3 बार के पुलित्जर विजेता जर्नलिस्ट है। उनकी बुक है द वर्ल्ड इज फेड, बहुत फेमस बुक है। तो वो, उनसे किसी ने पूछा कि आप मतलब आप क्या करते हैं, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आई एम ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश। मैं जो कठिन सरकारी भाषा होती है उसको सही ऐसे समझ में आने वाली भाषा में अनुवाद कर देता हूँ। ठीक है, तो यही काम हम जर्नलिस्ट और मीडिया का है कि हम खबरें दें, हम व्यू पॉइंट ना दें। व्यू पॉइंट के लिए इसीलिए 16 या 18 पन्ने के अखबार में एक पेज होता है व्यू पॉइंट का, बाकी पन्ने खबरों के लिए होते हैं। तो व्यू पॉइंट पे जब आप फोकस करेंगे, सारे चैनल जब 9 बजे से प्राइम टाइम, 1-1 घंटे का प्राइम टाइम दिखाएंगे, तो हो सकता है कल को उनको भी वैसा ही पश्चाताप करना पड़े जैसा अमेरिका मीडिया ने कहा। मैं ये डिबेट वाला जो खासतौर पे मॉडल है वो उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो फायदा है, और जो हाँ उसका हाँ। डायरेक्टली कैपिटलिज्म से कनेक्शन है, तो क्योंकि ये मॉडल खासतौर पे जैसे ट्रम्प को लेकर भी शुरू में जो डिबेट हो रही थी उसमें ये आया है कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट रख भी रहे हैं, क्योंकि हम्म ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे या व्हाइट हाउस की जो स्पीकर थी कैलियन कॉनवे, ये लोग कुछ भी बोल के हम्म निकल जा रहे थे, और उसका ये फायदा हो रहा था कि हम्म वो पब्लिक में एक रेटोरिक बन जाती थी कि अब जो उनके हम्म सपोर्टर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, जो वो उन्होंने पकड़ लिया कि अच्छा ये अब हमें रिपीट करना है। हम्म इसके लिए लेकिन फिर क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम्म उनको तो टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर दिखा दिया, फिर आप चाहे इसको जितना डीबंक कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो पब्लिक में तो रह जाता है, और वो लोग हम्म उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है कॉन्स्टेंटली, वो एक पॉइंट है, वो झूठ है, आपने डिबंक कर दिया, लेकिन वो व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है। हम्म हम्म। इसका इसका देखिए सोल्यूशन, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो छोटी वॉइसेस हैं और जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको सुनना पड़ेगा। और मीडिया से ये उम्मीद करना, मेन स्ट्रीम मीडिया से ये उम्मीद करना कि वो आपको बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट देगा, वो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस समय रामदेव को नहीं छोड़ सकता है। भले ही रामदेव कितनी भी इलॉजिकल बातें कर रहे हो, लेकिन कोई भी वो उस पर बहस भी करेंगे क्योंकि क्योंकि बगल वाला ऐसा कर रहा है, क्योंकि दूसरा न्यूज चैनल पे ऐसा हो रहा है। मतलब न्यूज चैनल में कॉम्पिटिशन आप अगर देखें तो किस तरह का होता है, इसी तरह का हम्म होता है यार, ये अखबारों में कि ये खबर हमारे यहाँ एक पर है तो दूसरी जगह क्यों नहीं है, या न्यूज चैनल में ये खबर इतनी देर चली, उसने इतनी टीआरपी जनरेट करी, तो हमारे पास से तो ये खबर गायब है। तो ये एक तरह का रैट रेस है, और रैट रेस से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो रैट होना छोड़ना होगा आपको, ठीक है। तो इस इसके इसके लिए
ये सोचना भाई, मैं इसका सब सारे सॉल्यूशन एक ही जगह जाके गिरते हैं कि रीडर और व्यूअर कितना स्मार्ट होगा। ठीक है ना, वो रिमोट के बटन को कितना स्मार्टली स्विच करेगा, इससे सारी चीजें डिपेंड होती हैं। लोग, ये निहायत ही गलत तर्क है कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा कतई नहीं है। आपने कब ऐसा किया कि आपने एक जन आंदोलन की खबर दिखाई आधे घंटे, या किसान आंदोलन की खबर दिखाई, और कब आपने रामदेव की बहस दिखाई आधे घंटे और दोनों की टीआरपी को कंपेयर कंपेयर किया? किया। या ऐसा ऐसा तो आपने किस आधार पे कहा कि लोग ऐसा ही देखना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, लोग ऐसा ही, इसको समझने के लिए लोग कैसा कैसा देखना चाहते हैं, इसको समझने के लिए तो फिल्में देखनी चाहिए, फिल्मों को देखना चाहिए। तरह तरह की फिल्में आती हैं, ठीक है, उसी समय करण जौहर की भी फिल्म आ रही होती है, उसी समय कोई अनुराग कश्यप की भी फिल्म आ रही होती है, वो भी चल रही होती है, वो भी चल रही होती है। उसी समय किसी और डायरेक्टर की फिल्म आ रही होती है, कुछ हॉलीवुड फिल्में आ रही होती है, एवेंजर्स जैसी भी आ रही होती है, उसी समय टेनेट जैसी भी फिल्में आ रही होती हैं, और दोनों ही भीड़ खींच रही होती है। तो ऐसा ये इस निष्कर्ष पे पहुंच जाना बहुत आसानी से कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं इसलिए हम ऐसा दिखाते हैं, ये कतई गलत बात है। लोग ऐसा नहीं देखना चाहते, लोग वैरायटी चाहते हैं। आप ऐसा दिखाना चाहते हैं इसलिए आप ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट हो रहा है। आपको, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, कि आपको खबरें दिखाने में ज्यादा मशक्कत है, इसलिए आप डिबेट टीवी दिखा रहे हैं। लोग ऐसा नहीं चाह रहे। लोगों को अब आपने, ये बात और है कि आप करीब 1 2 2.5 साल में आपने लोगों को तमाशे की आदत डाल दी, उन्हें रात 9 बजे एक सर्कस देखना ही देखना है ना। लेकिन अभी आप रात 9 बजे इस चीज को चेंज करके देखिए तो क्या होता है। तो वो साहस तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मीडिया, अगर आप देश का चौथा खंबा बन रहे हैं आप थोड़ा ये भी दिखा रहे हैं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम देश की राजनीतिक और सामाजिक चेतना के लिए जिम्मेदार भी हैं, मतलब इतने बड़े बड़े शब्दों से आप अगर खुद को नवाज रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा ना कि आप लोगों को तक सही चीजें पहुंचाएं। और जहां तक बात है कि ये रैट रेस की ना, कि रैट रेस, जैसे कि अगर आप देखें तो रैट रेस बहुत समय समय पर तोड़ी भी गई है, उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, वो अलग सक्सेस भी हैं। वो सक्सेस इस तरह से है कि जैसे अब एक ललन टॉप आया बीच में, उसने देसी भाषा में और स्पेशली अवध की भाषा में लोगों को मुश्किल चीजें आसान भाषा में समझाना शुरू करी, तो वो भी पॉपुलर है। इसके लिए मैं एक रवीश का ही एक न्यूज लॉन्ड्री का इंटरव्यू है जिसमें वो समय के बारे में बताते हैं। उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि एक ही सड़क पर, दिल्ली की एक सड़क जिस पर एक साइकिल भी जा रही है, एक स्कूटर भी है, एक मोटरसाइकिल भी है, एक मर्सिडीज भी है, ऊपर से एक मेट्रो भी गुजर रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वक्त लीनियर ही चलता है, कई बार सारे वक्त एक साथ चलते हैं। आपके चॉइस है कि आप उसमें से क्या चुनना चाहते हैं। तो ये थोड़ा मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे भी ज्यादा दर्शकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको पुश करें। जब मीडिया ये कहता है कि अगली बार जब नेता वोट मांगने आए तो उनसे स्वास्थ्य सेवाओं पे सवाल कीजिएगा, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब अगली बार आप न्यूज चैनल देखें या कोई पत्रकार आपसे मिले तो उससे बिल्कुल सवाल कीजिएगा कि आप ये क्या बहस या इस तरह की हमारी जरूरत की खबरें जो हमारी जानकारी बढ़ाएं, हमें सचेत करें, वो खबरें कहाँ हम्म। ये मुझे लगता है न्यूज लॉन्ड्री का एक जो एनालॉजी थी कि ये हैं। मीडिया हाउसेस एक्चुअली में आपस में compete नहीं कर रहे हैं, ये compete कर रहे हैं जो डेली सोप आते हैं, जो सास बहू सीरियल आते हैं उनसे, नहीं, कि बिल्कुल आप सही बात है। बिग बॉस देखने की जगह आप उनका शो देखिए। बिल्कुल, वो एनी हाउ किसी तरह से, भाई देखिए ना, प्रयोग प्रयोग उस हद तक प्रयोग होता है, जैसे एक साइकिल है, आप उसमें से बहुत से प्रयोग कर सकते हैं ना, उसका हैंडल बदल सकते हैं, उसके मडगार्ड बदल सकते हैं, गद्दे, लेकिन उसके पहिए तो गोल रखेंगे ना, पहिए तो चौकोर नहीं कर देंगे। हम्म तो न्यूज चैनल के अगर पहिए चौकोर कर देंगे तो वो साइकिल चलेगी नहीं ना। तो न्यूज चैनल खबर देने के नाम पर, मतलब जो न्यूज चैनल या अखबारों या बाकी मीडिया का जो बेसिक काम है खबर देना,
अगर वही छोड़ देंगे तो फिर क्या है, आप अब जरूर खुद को न्यूज चैनल मान रहे हैं, लेकिन आप एक सास बहू और साजिश जैसे चैनल में कन्वर्ट हो चुके हैं, हाँ। है ना। ठीक है, आपके आईडी कार्ड पे आपको पुलिस वाला छोड़ देगा, ठीक है, लेकिन क्या इतनी ही उपयोगिता रह गई है आपकी? आपको ये सोचना होगा ना कि आप किस तरह के चैनल बनते जा रही है। और ये बात एकदम सही है कि बहुत से न्यूज चैनल और बहुत से मीडिया हाउस वो पॉपुलिस्ट जो अप्रोच है ना, कि पॉपुलिस्ट जो भी पॉपुलर है वो सही है, ऐसा नहीं है ना। तो बहुत सी चीजें अ, थोड़ी कम पॉपुलर होती हैं, लेकिन वो समाज को और तो बाकी चीजों को दिशा देती हैं, और ऐसी कम पॉपुलर चीजों को हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। बहुत सारी चीजें हमने कवर की है वैसे, और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है खासतौर पे मैं ऑडियंस के लिए कहूंगी, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनकी आदत नहीं होती है, पर यही एक मेथड है। आप जाइए, आप पढ़िए, आप जो शब्द नहीं समझ में आ रहे आप उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। हमारा भी काम यही इसलिए हम करते हैं। और उसके साथ एक चीज और कि कहाँ इसको और पढ़ा जा सकता है। सो लास्ट हाँ, चीज, हाँ, क्या तो क्या पढ़ सकते हैं? एक किताब है विनीत कुमार की, मंडी में मीडिया, जो जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल, थोड़ा ही डिटेल है डेटा के साथ। दूसरा जो थ्योरेटिकल, मतलब बेसिकली जो मंडी में मीडिया है वो आपको इंस्टेंस बताता है कि किस ये सिम्टम्स हैं और इसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल है कि जहां पर इसका सीड है, जहां बीज है, जहां से ये पैदा होता है, उसके लिए ये नॉम चॉम्स्की की एक किताब है। ये अगर दिख रही हो साफ, मेरे ख्याल से नाम, मैं ना नाम नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट होगी। हाँ, नोम चॉम्स्की। मैं नाम चॉम्स्की की है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया। इसको बिल्कुल पढ़ा जाना चाहिए, और एकदम राजा बेटा की तरह पेंसिल लेके लाइन लाइन खींच के पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप अपना, क्योंकि मीडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ पत्रकारों के लिए या इंटेलेक्चुअल्स की चीज है, वो आपकी मास मीडिया है, वो उसको मास मीडिया कहा जाता है। मास उसमें आप ही हैं, तो आप जितने सचेत होंगे मीडिया उतना बेहतर होगा। बाय द वे, विनीत कुमार का एक छोटा सा बातचीत का हिस्सा हिमांशु वाजपेयी के साथ बेवजह के यूट्यूब चैनल पर भी है। सो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स लेने के लिए वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, पर आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा पॉइंट्स क्या हैं जो विनीत ने रखे हैं। ऑलराइट, सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसका हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। नहीं और नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बातें मैं भी करना चाहता था, और ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे और उनको सही पर्सपेक्टिव मिले कि बेसिकली उनको करना क्या है इस मुश्किल समय में, जहाँ पर सूचनाओं का एकदम बम्बार्डमेंट है और समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।